हर इंडस्ट्री में ईगोज़ हैं ही, जहाँ इंसान है वहाँ ईगो आ गया। वो बहुत हद तक हमारी इंडस्ट्री में एक इशू भी है उसका कि बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ भी हो सकती हैं ईगो के चलते। लेकिन अच्छी फिल्म बनाते समय आपको पैसे भी बनाने हैं, तो एक उसका जो सिस्टम होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और अगर आप एक पूरी टीम को ऐसे इकट्ठा करो जिनकी सारों की इंटेंशन वही हो, तो मेरे ख्याल से जो प्रोसेस जो होती है ईजी वो हो बहुत जाता है, आसान बन जाती है। क्रिएटिव चैलेंजेस सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसका जवाब इतना आसान नहीं है क्योंकि ये तीनों जो वर्टिकल्स हैं ना, ये तीनों अपने अपनी जगह पर चैलेंजेस आपके सामने पेश करते हैं। आपके पास चॉइस है घर बैठे हुए कि मैं यार छोड़ देता हूँ, इसको और सीरीज देख लेता हूँ, कंटेंट इतना पड़ा है। एक ज़माना था जब ऑडियंस स्लोली चेंज होती थी, आज ऑडियंस हर 3 महीने में चेंज हो रही है। कभी कभी तो एक ऐसा सीरीज आ जाती है, वो एक सीरीज के 8 एपिसोड के बाद ऑडियंस का माइंड चेंज हो जाता है कि यार ये तो अलग ही है, क्योंकि हम सारे लोग अपनी अपनी चैलेंजेस को लेकर और अपनी अपनी क्राफ्ट को लेकर बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपसे सबसे पहले तो यही पूछना चाहता हूँ कि एज ए डायरेक्टर और एज ए प्रोड्यूसर काम करने में सबसे बेसिक और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? अरे बेसिक डिफरेंस तो ऑब्वियस है कि एक प्रोड्यूसर का जो रोल होता है वो डायरेक्टर के रोल से काफ़ी अलग होता है। हालांकि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों हैं, रह चुके हैं। लेकिन एक बतौर एक प्रोड्यूसर उनका काम ये होता है कि बेसिकली आप पूरा प्रोजेक्ट, पूरी जो अपनी फिल्म है उसकी स्टार कास्ट, उसका फाइनेंस, उसका प्रोडक्शन, उसका पोस्ट प्रोडक्शन, ये सब हैंडल करें क्रू को सेट करके। और बहुत टेंशन वाला जॉब है क्योंकि अल्टीमेटली सारा कुछ उनके ऊपर निर्भर होता है कि वो क्रू किस तरीके का लाते हैं, बजट में कैसे बिठाते हैं। और आज कल के दौर में तो ख़ास करके बहुत ज़रूरी है क्योंकि अच्छे बजट में फिल्म बननी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज जितनी कि अच्छी फिल्म बने। एज ए डायरेक्टर जहाँ से मैंने एक्चुअली शुरुआत की, पहले एडवर्टाइजिंग और फिर फीचर फिल्म्स, डायरेक्टर का जॉब मैं एक्चुअली मेरा थोड़ा सा अलग रह चुका है क्योंकि मैंने मेरे करियर की बिगनिंग से ही प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था कि 2000 साल में आरडीपी का की स्थापना हुई और तब से लेकर मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों रह चुका हूँ। ऑफ कोर्स विज्ञापनों में, आई मीन एडवर्टाइजिंग में, लेकिन आगे चल के जब मैंने फिल्मों में आने का जब निश्चय किया, उसके बाद मैंने पहले कुछ फिल्में मैंने सिर्फ डायरेक्टर के तौर पे की क्योंकि मुझे वो एक प्रेशर जो होता है कि प्रोड्यूसर का रोल भी निभाइए और फिर हैट चेंज करके डायरेक्टर बन जाइए, ये मुझे करना नहीं था। और पहली बात, और दूसरी बात तो ये है कि मेरी पहली ही फिल्म में मुझे एक ऐसा इनक्रेडिबल प्रोड्यूसर मिला था, आमिर खान, एंड कि मतलब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप डायरेक्टर के एज ए डायरेक्टर मैं जब पहली फिल्म कर रहा था तो इतना ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम और एक भारी भरकम जो हाथ होता है आपके पीछे वो था, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं उसमें प्रोड्यूसर भी बनूं। लेकिन आगे चलने के बाद मैंने ये सोचा कि शायद जो प्रोडक्शन कंपनी जो मेरे पिता ने शुरू की थी 1980s में, उसको लेकर मैं भी एक प्रोड्यूसर की एक हैट पहनना चाहूँगा और ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स को आगे लाना चाहूँगा जो मेरे ख्याल से मेरे डीएनए के साथ फिट करते हैं, कि जो मुझे लगता है कि ये कहानियाँ हम बाहर आना बहुत ज़रूरी है लोगों के सामने। ट्रू। उसको लेकर, और चूँकि मैंने 25 साल 2000 से अभी 2025 तक मैंने प्रोडक्शन किया हुआ है, तो वो पार्ट मेरे लिए एक आसान हो जाता है क्योंकि एक सेट रूटीन है, एक सेट सिस्टम बन चुका है, एक पूरा माहौल करेक्ट जम गया है। तो मेरे ख्याल से वो मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं था। उसके अलावा मेरी जो सह निर्माती है, निर्माता है जो मतलब नीता शाह,
वो प्रोड्यूसर का ज़्यादा रोल निभा रही हैं, मैं कम निभा रहा हूँ, मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर का रोल ज़्यादा निभा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से एक टीम बहुत अच्छी बन चुकी है और जो डिफरेंस है वो तो सबके सामने है। एज ए डायरेक्टर आई ओनली थिंक ऑफ द क्रिएटिव, एज ए क्रिएटिव प्रोड्यूसर आई हैव टू थिंक ऑफ बोथ। मुझे दोनों एक नाव में, एक पाँव एक नाव में और दूसरा पाँव, लेकिन मेरा भार हमेशा क्रिएटिव की तरफ ज़्यादा रहा है। मुझे याद है मैंने इससे पहले फरहान अख्तर से बात करी थी, उनसे मैंने पूछी थी कुछ चीज़ें प्रोडक्शन के रिलेटेड ही। तो जो चीज़ आपने बोली ना कि एज ए प्रोड्यूसर सबको बैलेंस करना सबसे मुश्किल है, वही उन्होंने बोला कि अविनाश ईगो सेटिस्फाई करना लोगों को बहुत मुश्किल है जी। किस चीज़ पे कौन परेशान हो जाए, गुस्सा हो जाए, फिल्म छोड़ दे, नहीं पता। अच्छा खाना नहीं मिला तो प्रॉब्लम है, डेट्स नहीं मिली तो प्रॉब्लम है, फीस नहीं सेटल हुई तो प्रॉब्लम है ऐसा होता है? जी बिल्कुल होता है। मैं तो कहता हूँ कि ये हर इंडस्ट्री में होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में ईगोज़ हैं ही। जहाँ इंसान है वहाँ ईगो आ गया। और वो बहुत हद तक हमारी इंडस्ट्री में एक इशू भी है उसका कि बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ भी हो सकती हैं ईगो के चलते। लेकिन क्या है ना कि मेरा एक अलग मानना है, थोड़ा सा मेरा ये मानना है कि आपका इंटेंट क्या है बतौर प्रोड्यूसर या बतौर डायरेक्टर, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इसको मैं इलेबोरेट करूँगा थोड़ा सा कि इंटेंशन मतलब कि आपको एक फ़िल्म बनानी है पैसे बनाने के लिए, या क्या आपको एक फ़िल्म अच्छी फ़िल्म बनानी है जो ऑडियंस को भी अच्छी लगे और आप भी रात को घर जाके सुकून से सो सकें कि भाई मैंने आज अच्छा काम किया। अगर वो आपका इंटेंशन दूसरा वाला है कि यार मुझे अच्छी फिल्म बनानी है, ऑफ कोर्स पैसे तो बनाने ही हैं, ये बिजनेस है, कोई चैरिटी तो है नहीं, लेकिन अगर आपको सही मायने में एक अच्छी फिल्म बनानी है और अगर आपको अच्छी फिल्म बनाते समय आपको पैसे भी बनाने हैं, तो एक उसका जो सिस्टम होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और अगर आप एक पूरी टीम को ऐसे इकट्ठा करो जिनकी सारों की इंटेंशन वही हो, तो मेरे ख्याल से जो प्रोसेस जो होती है वो बहुत आसान बन जाती है। वो बहुत हंसी मजाक के साथ आप फिल्म बना भी देते हो और आपको समझ में भी नहीं आता है। जो मेरे साथ गेमर लोग के साथ हुआ कि हमारी लिटरली जो टीम बनी तो वो एक लिटरली फैमिली जैसी बन गई। और जब फैमिली की तरह हम काम करते हैं और जिस तरह से सब लोग एक मिलकर इंटेंशन जो एक होता है कि यार इसको तो तोड़ना है, यार ये तो बहुत सही अपने को काम करना है, तो फिर ना ईगोज ऑटोमेटिकली बैक सीट ले लेते हैं, तो फिर उसको मैन्यूवर करना ईजियर पड़ जाता है। तो आई हैव अ फीलिंग कि एज अ प्रोड्यूसर वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि हमको पैसे बनाना कैन नॉट बी द फोकल पॉइंट, इट हैज़ टू बी देयर, इट्स इंपॉर्टेंट। कोई पैसे डाल रहा है, वेदर वो OTT प्लेटफॉर्म हो या कोई प्रोड्यूसर हो या कोई स्टूडियो हो, तो उनके पैसे उनको वापस जाएं और उसका प्रॉफिट भी उनको मिले, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके अलावा एक 6 महीने के लिए एक फैमिली बन जाती है, और वो अगर फैमिली की तरह बने तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी सिनर्जी बन जाती है, और फिर पैसे भी बन जाते हैं और खेल भी हो जाता है और एक नई फैमिली भी आ जाती है। ये तो देखा मैंने जब लास्ट टाइम बातचीत कर रहे थे, वो जो एक बॉन्ड था बहुत वो देखने को मिल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और ये नहीं है कि सिर्फ 4-5 मेन एक्टर्स के साथ या टेक्नीशियंस के साथ, सारे लोगों के साथ इट वाज ब्यूटीफुल बिकॉज आप स्पॉट बॉय से लेकर प्रोड्यूसर तक सारे हम सारे एक्चुअली आपको सेट पे आपको ताज्जुब होगा कि सेट पे मुझे हमेशा से लगता था कि सबके चेहरे पे एक स्माइल है। काम कर रहे हैं 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 14 घंटे काम चल रहा है, लेकिन फिर भी एक कोई परेशान नहीं है, कोई मज़ा आ रहा है उसको। हाँ बिल्कुल। मुझे ये बताइए सबसे ज़्यादा क्रिएटिव चैलेंजेस कहाँ होते हैं जब एडवर्टीजमेंट बनाते हो कि 30 सेकंड या 40 सेकंड का स्लॉट है आपके पास, उसमें जितना कुछ कर सकते हो, या जब एक फिल्म बनाते हो करीब 2-3 घंटे हैं, या जब एक सीरीज़ होती है कि टाइम बहुत है, क्रिएटिव चैलेंजेस सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये तीनों जो वर्टिकल्स हैं ना, ये तीनों अपने अपनी जगह पर चैलेंजेस आपके सामने पेश करते हैं। कि जैसे आप एडवर्टाइजिंग लीजिए,
अब एडवर्टाइजिंग में है कि 40 सेकंड में आपको एक कहानी बतानी है, आपको लोगों को एंगेज करना है, एंटरटेन करना है, और उसके अलावा आपको एक प्रोडक्ट बेचना है। सब कुछ 40 सेकंड में, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स देखने के लिए कोई टीवी के सामने नहीं बैठता। एडवर्टाइजमेंट्स आर फिलर्स, करेक्ट। और वो फिल करते समय आपका समय, आप जिस कंटेंट को देखने बैठे हैं उसको फिल करते समय आपको एक चीज़ लोगों के सामने लानी है, उसको बेचना भी है, उसको टॉप ऑफ द माइंड एक लाना है लोगों की तरफ, एंड उसके लिए एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है कि यू हैव टू एंटरटेन देम, यू हैव टू एंगेज देम। और ये सब कुछ 40 सेकंड में, कभी कभी तो सीरीज़ में या तो फीचर फिल्म्स में 40 सेकंड का एक शॉट होता है, लंबे लंबे शॉट्स होते हैं उससे भी। तो उसका चैलेंज एक बहुत अलग चैलेंज है। वो चैलेंज ये है कि आप किसी भी तरह से, आपकी कहानी लंबी चौड़ी नहीं हो सकती, आप पॉजेज नहीं ले सकते, आप जिसके ऊपर जो भी हम जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि जो मीट के ऊपर का फैट होता है वो बिल्कुल निकालना पड़ता है, कि अनशन चीज़ें ऐसी हम चलो ठीक है थोड़ा सा खींच लेते हैं, वो नहीं हो सकता एडवर्टाइजिंग। बहुत कट टू कट, बहुत कट टू कट। और उसमें एक शार्पनेस होता है ऑफ ह्यूमर कहिए, इमोशन कहिए, मतलब ऐसे ऐसे एड्स हैं जो कुछ मैंने किए हैं, कुछ हमारे दिग्गज और डायरेक्टर्स हैं उन्होंने किए हैं, कि जो 40 सेकंड में रुला देते हैं आपको। अब ये एक बहुत अलग टाइप का चैलेंज है क्रिएटिवली, कि इतना प्रिसाइज और वो ढूंढना, और एकदम मतलब आपकी विजन इतनी नैरो करके एकदम पिन पॉइंट पे आपको बुलजाय मारना है, वो चैलेंज एडवर्टाइजिंग की है। अब आप फिल्म की देखिए, तो फिल्म की चैलेंज ये होती है कि आपको एक कहानी 2 घंटे तक बतानी है। कभी कभी ऐसा होता है कि 6 घंटे की कहानी है लेकिन आपको बतानी है 2 घंटे में। कभी कभी उल्टा होता है कि आपकी कहानी है 30 मिनट की लेकिन आप एक्चुअली ले जा रहे हैं उसको 2 घंटे। अब उसमें एंगेजमेंट, अब इसका व्यूअरशिप इज वेरी डिफरेंट। एड्स आपको नहीं देखने होते हैं, फिर भी देखना पड़ता है। फिल्म आप पैसा देके देखने के लिए जाते हो, तो उसमें एक चैलेंज, एक पूरा उल्टा चैलेंज है, क्योंकि उसमें आपको वो 2 घंटे जो आपने 500 रुपये देकर और फिर 1000 रुपये का पॉपकॉर्न खरीद कर आपको जिस आदमी ने उतना सब पैसा खर्चा किया है, आप उसको निराश नहीं कर सकते। वो 2 घंटे वो बाहर निकलने के बाद बोलता है यार ये मैंने जो 1500 रुपये डाले सही था, इट वॉज वर्थ माई टाइम एंड माई मनी। उस एंगेजमेंट का एक अलग चैलेंज है। और सीरीज इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। हालांकि सीरीज एंड फीचर फिल्म्स आर क्लोजर टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ इट्स चैलेंजेस, लेकिन सीरीज में आपके पास 3-4 घंटे भी होते हैं, कभी कभी 6 घंटे भी होते हैं, बट ब्रोकन। अब उसमें एक अलग ही चैलेंज है कि भाई आप हर 30 या 40 मिनट के बाद जब आप सीरीज का एपिसोड ब्रेक करते हो, आपके पास चॉइस है घर बैठे हुए कि मैं यार छोड़ देता हूं इसको, मैं कोई और सीरीज देख लेता हूं, कंटेंट इतना पड़ा है। अब उसमें एडवर्टाइजिंग का थोड़ा पार्ट आता है और थोड़ा फीचर फिल्म का। ओवरऑल एंगेजमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन आपको वो 30-40 मिनट के बाद नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक क्लिफ हैंगर की जरूरत पड़ती है। तो वो एक ही अलग ही जोन का चैलेंज है। तो मेरे ख्याल से वी आर लकी एज फिल्म इंडस्ट्री पीपल और टेक्नीशियंस इन द फिल्म इंडस्ट्री दैट हमें इतने सारे अलग अलग टाइप के चैलेंजेस के साथ आगे बढ़ना है। मैं उनको लकी मानता हूँ अपने आप को, मैं उसको प्रॉब्लम के तौर पे नहीं लेता, मैं उसे एक एक्चुअली ब्लेसिंग मानता हूँ कि आपका माइंड है ना वो हमेशा वी हैज़ टू रन, इट हैज़ टू कीप टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स। और ये आता है हमें या किसी को भी आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ, पीपल, साइकोलॉजी ऑफ पीपल। एक माहौल है कि भैया आज की तारीख में क्या चलेगा, आज की तारीख में लोगों को क्या देखना है, किस में वो एंगेज होंगे, किस में वो अटक जाएंगे उस सीरीज में। ऐसे कुछ सीरीज, ऑडियंस भी चेंज होती है। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि एक जमाना था जब ऑडियंस स्लोली चेंज होती थी। आज ऑडियंस बहुत तेज, हर 3 महीने में चेंज हो रही है, हर 3 महीने में। कभी कभी तो एक ऐसा सीरीज आ जाती है वो एक सीरीज के 8 एपिसोड के बाद ऑडियंस का माइंड चेंज हो जाता है कि यार ये तो अलग ही है, ये तो जोन। क्योंकि हम सारे लोग अपनी अपनी चैलेंजेस को लेकर और अपनी अपनी क्राफ्ट को लेकर बढ़ते जा रहे हैं, और वो उसका इफेक्ट साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली ऑडियंस पे हो रहा है।
और ऑडियंस को ना समझते हुए भी उनका चेंज होते जा रहा है व्यूइंग पैटर्न. तो नाउ एज दे आर चेंजिंग वी हैव टू चेंज एंड वी हैव टू कीप अप. ऑडियंस इज ऑलवेज अहेड ऑफ अस, ऑलवेज. अग्री. यू नो, सो दैट्स द रीजन व्हाई आई थिंक मेरा ये मानना है कि ये तीनों ही फॉर्मेट्स हमें अपने टोज पे रखने के लिए बने हैं. आपके साथ बैठा और आपकी फिल्मोग्राफी में अगर 2 फिल्मों का जिक्र ना हो तो नाइंसाफ़ी होगी. एक है डेली बेली, दूसरा ब्लैकमेल. जी. डेली बेली जिसकी आज भी चर्चा होती है, उसका हर एक सीन आइकॉनिक है, चाहे वो मैंगो जूस या कोई और सीन हो, कि वो लटकाने वाला हो, फांसी वाला. और दूसरी तरफ ब्लैकमेल, इरफान खान साहब, उनका अलग ही एक जो आंखों से जो अदाकारी कर जाते हैं. इन दोनों फिल्मों से जुड़ी कुछ मेमोरीज, कोई किस्सा आप शेयर करोगे? इनकी इतनी मेमोरीज हैं कि हमें कम पड़ जाएगा समय बात करते करते, क्योंकि दोनों ही पिक्चरों में, दोनों ही फिल्मों में जॉनर था डार्क कॉमेडी. ऑफ कोर्स डेली बेली तो 14 साल पहले मैंने बनाई थी, ऑलमोस्ट 15 साल पहले शूट हुई थी. तो उसके वो पहली फिल्म थी मेरी. तो उसमें तो इतने सारे क्या कहते हैं एलिमेंट्स या इवेंट्स हुए, मेमोरीज हैं मेरे जहन में कि उसमें से एक कहना चाहूँ तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी आई थिंक वो फिल्म एक ओवरऑल मैं बताना चाहूँगा आपको कि उस फिल्म का एक बहुत इंटरेस्टिंग ये था कि उस पहली फिल्म में ना मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि वो मुझे पहली एज बतौर एक फर्स्ट फिल्म मिली. क्योंकि एक प्रोड्यूसर ऐसा इंसान था जिसने बोला अभिनय, आई ट्रस्ट यू, गो फॉर इट, ओके, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. और दूसरा मैं तभी, बिकॉज वो मेरी पहली फिल्म थी, मैंने मुझे जो चाहिए था वो किया, एग्जैक्टली व्हाट आई फेल्ट, हाउ आई फेल्ट इट. और उसको सपोर्ट करने वाली एक टीम थी मेरे साथ. तो मेरा ये मानना है कि उसका सबसे बड़ी चीज़ अबाउट डेली बेली वॉज द फैक्ट दैट जो मेरे अंदर का कीड़ा और पागलपन है वो मैंने पूरी तरह से लोगों के सामने जाके रख दिया. तो वो मेरे ख्याल से सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए हुई. शायद उसके बाद द नेक्स्ट टाइम मैंने ये किया वॉज वॉट ब्लैकमेल, क्योंकि मैंने बहुत डिफरेंट टाइप की फिल्म्स की बीच में. और फिर ब्लैकमेल एक डार्क कॉमेडी थी, और इरफान खान साहब जैसा कलाकार आपके साथ होना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था. कि और वो फिल्म भी टेढ़ी थी, बहुत टेढ़ी फिल्म थी वो. एक्चुअली स्क्रिप्ट वाइज वो बहुत ही टेढ़ी फिल्म थी. और उसको करते समय उसमें पूरी स्टार कास्ट अगर आप देखें तो वो पूरे स्टार कास्ट में सारे लोग जो मैंने लिए थे, सारे जो कास्ट मेंबर्स थे, वो सारे अमेजिंग एक्टर्स थे. एंड अमेजिंग मतलब इरफान खान साहब, अरुणोदय था, कीर्ति कुल्लरी, गजराज साहब थे, गजराज साहब जो उसके बाद में उन्होंने तो मतलब क्या काम करते हैं. फिर एक मराठी की कलाकार थी अनुजा साठे, और जो बाकी के भी छोटे छोटे काम करने में, छोटे छोटे रोल्स वाले भी. तो फिर से मैंने डेली बेली में जो किया था कि कास्टिंग प्लस छोटी छोटी चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैंने ब्लैकमेल में भी डाली थी. तो दैट इज़ वाई आई थिंक बोथ दोज फिल्म्स आर वेरी वेरी डियर टू माई हार्ट, वेरी क्लोज टू. डार्क कॉमेडी में वापस आने का कुछ इरादा? मेरी वापस आने के लिए मैंने छोड़ा कब है, बट मतलब टाइम हो गया ना. हाँ, लेकिन मेरा वही है चक्कर. मेरा क्या होता है कि मैं एक ही चीज़ दोबारा फट से नहीं कर सकता. कि अभी अगर मैंने डार्क कॉमेडी की है तो मुझे 2 साल का तो गैप चाहिए, 3-4 साल का गैप चाहिए टू डू अनदर डार्क कॉमेडी. तो अभी हालांकि मेरे मैक्सिमम स्क्रिप्ट्स जो मेरे पास हैं आज तैयार, वो सारी डार्क कॉमेडी और कॉमेडीज हैं. तो दे आर वेरी इंटरेस्टिंग. अभी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम टू हैपन. बातचीत का आखिरी सवाल, एक तो गेमर लोग इसको लेके क्या कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसा फीडबैक है आपके जहन में, इसको लेके क्या मेमोरीज है? और दूसरी तरफ मैंने पढ़ा था फोर्स 3 को लेके भी कुछ अच्छा है, तो है या नहीं? नहीं, वो तो पता नहीं, क्योंकि मैंने तो नहीं सुना है फोर्स 3 के बारे में अभी तक. लेकिन ऑफ कोर्स फोर्स की बात करें तो मतलब जॉन के साथ, जॉन बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, और हमारी बहुत अच्छी टीमिंग हुई थी. तो अगर होगा तो ग्रेट. That's always a great thing to work with a guy like John.
बट उसको अपार्ट फ्रॉम दैट गेमर लोग, रिस्पॉन्स ऑफ गेमर लोग मेरे ख्याल से यूथ में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मुझे जो भी लोग देख रहे हैं सीरीज़, और सीरीज़ है तो उसको पकड़ में आने के लिए टाइम लगता है। करेक्ट। इतना कंटेंट है आज, तो उसके लिए लोगों के सामने बहुत चॉइसेस हैं। तो मेरे ख्याल से उसे, और ये सीरीज़ भी ऐसी है कि उसको एक सब्जेक्ट अलग है, गेमिंग पे है, लेकिन एक मैं ज़रूर कहना चाहूँगा लोगों को कि ये हालांकि गेमिंग रिलेटेड है, गेमिंग सिर्फ एक कैनवस है, उसके ऊपर के जो स्ट्रोक्स हैं, पेंट हैं, ब्रशेज़ हैं, वो सारे जुड़े हुए हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, उसके कैरेक्टर्स से, उनके लोगों से, एंड विच इज़ वाई गेमर लोग इज़ मोर अबाउट द लोग एंड नॉट एज मच अबाउट द गेमिंग। गेमिंग उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर एलिमेंट है, बट सिर्फ वही नहीं है। बट फिर सिर्फ वही नहीं है, क्योंकि मुझे क्या लगता है ना कि शायद नाम से कभी कभी लोग बोलते हैं यार ये गेमिंग पे होगा, अच्छा, और है गेमिंग पे, ऑफ कोर्स है, लेकिन एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में हम कम जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो दुनिया इंटरेस्टिंग नहीं होगी। तो आई थिंक, और अभी तो रिलीज हुई है, हाँ, तो अभी उसका रिस्पॉन्स आने में एक महीना पर तो कम से कम चला जाए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अभिनय फॉर द बातचीत, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नॉट जस्ट गेमर लोग। और आपके पास जो स्क्रिप्ट पढ़ी है उसमें से फाइनल हूँ, हम आपको वापस डायरेक्टर की कुर्सी पे देखें। जरूर देखेंगे, जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।